और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड को नया सीएम मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी के तौर पर नए सीएम के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। खटीमा से 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी विधायक दल की बैठक में। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजभवन पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। अब यह तस्वीर साफ होगी कि क्या आज ही शपथ ग्रहण होगा। आपसे थोड़ी देर में इसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही हो सकता है कि शपथ लें पुष्कर सिंह धामी। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना की तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिता करना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नेता पद के उम्मीदवार के लिए हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, इन दोनों लोगों ने पुष्कर धामी जी का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, हरवंश कपूर जी, रेखा वर्मा जी, रितु खंडूरी जी और हमारे बंशीधर भगत जी, संसदीय कार्य मंत्री, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा, इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी भारती सकलानी राजभवन के बाहर मौजूद है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। भारती, सबसे पहले वहां से लेटेस्ट अपडेट बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट अंदर से हमें मिल रहा है राजभवन से वो यही है कि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मतलब आज नहीं होगा पुष्कर सिंह धामी जी, कुछ नहीं होने जा रहा है। कल शाम 5 बजे से 6 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। राजभवन से वो समय दिया गया है और उस समय पर ये कहा जा रहा है, जो राजभवन सचिवालय है उसके तहत कल शाम से 5 से 6 बजे के बीच में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और वो जो है वो कल 5 से 6 बजे के बीच में ही शपथ। कैबिनेट में कोई फेरबदल होगा भारती, इसको लेकर जानकारी? देखिए, इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा। जो है वो अपनी पूरी तैयारियों में यहाँ पर लगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी कल शाम 5 के बीच में उनकी पूरी कैबिनेट कल शपथ लेने वाली है। जो ताजा अपडेट हमें मिल रहा है राजभवन से वो फिलहाल यही जानकारी मिल पा है। भारती, आप हमारे साथ बने रहिए। तो भारती बता रही है कि
कल का समय निर्धारित किया गया है। 5 से 6 बजे के बीच शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का। और इस बीच आइए आपको सुनवाते पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। हम सबको उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना ही कहते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही सभ्य हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत विनम्र हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है। इसी की हमको अपेक्षा थी और वो आज यहाँ पर पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से 2022 में हम पहले से भी ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। भारती, लेकिन संभावना कितनी दिखाई देती है कैबिनेट में फेरबदल की? हालांकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब क्योंकि नेतृत्व में बदलाव हुआ है उत्तराखंड में, कोई भी नया नेतृत्व आता है तो अपनी टीम के साथ काम करता है, एक अलग टीम बनाता है। ऐसे में कितने आसार लग रहे हैं आपको कैबिनेट में फेरबदल के? देखिए, बहुत उम्मीदें कम है यहाँ पर, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है और ये है कि उस कम समय के तहत ही बीजेपी को जनता के बीच में भी जाना है, अपने तमाम काम भी यहाँ पर करने हैं। तो बहुत कम संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं कि यहाँ पर फेरबदल हो कैबिनेट में, लेकिन फिर भी जी चलिए भारती सकलानी के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा राजभवन, लेकिन जो जानकारी राजभवन से मिल रही है उसके मुताबिक कल 5 से 6 बजे का वक्त दिया गया, यानी 5 से 6 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट में क्या फेरबदल होगा यह भी देखना होगा, लेकिन इस सब के बीच संभावना बहुत कम नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो क्या उसका असर सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक? हालांकि कुछ देर बाद यह भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो जानकारी अभी लेटेस्ट मिल रही है उसके मुताबिक कल होगा शपथ ग्रहण पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी जिनकी तरफ से कहा गया केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, सबको साथ लेकर चलूंगा, और साथ ही उनकी तरफ से पार्टी आलाकमान का आभार भी जताया गया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी कल लेंगे शपथ, कल शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। भारती हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। भारती, अभी वहां पर आप क्या देख पा रही हैं? क्योंकि जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक काफिला क्या राजभवन से निकल चुका है? देखिए, अभी नहीं निकला है यहाँ पर, अभी भी अंदर जो है वो मीटिंग चल ही रही है और मुलाकात यहाँ पर गवर्नर से की जा रही है। विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया था कि कौन कौन से वो विधायक हैं जो गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें अनिल बलूनी थे, गणेश जोशी थे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, धन सिंह रावत थे, हरवंश कपूर थे। तो ये वो तमाम विधायक थे जो मुलाकात करने के लिए गवर्नर हाउस में पहुंचे। लेकिन जो फिलहाल ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते जा रहे हैं। और एक और अपडेट में बता दूं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर में जश्न का माहौल है। उनकी पत्नी बोली है कि जिम्मेदारियों को वो बहुत ही बखूबी से निभाते हैं। उनकी मां के खुशी के आंसू जो है वो छलक पड़े हैं और उनके पूरे गांव में इस वक्त खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसकी बड़ी वजह यहाँ पर ये कही जा सकती है क्योंकि एकदम युवा चेहरा है और नाम आगे चल ही रहा था, जिस तरीके से हम लगातार बता ही रहे थे, पुष्कर सिंह धामी का नाम जो है वो आगे चल रहा था। और ठीक वैसा ही हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर पर जो है वो मुहर भी यहाँ पर लग गई है। जो संभावित नाम हम दिखा रहे थे उन्हीं में से एक नाम पर यहाँ पर मुहर लगी है। तो ताजा अपडेट फिलहाल ये है कि पूरी तरीके से जश्न का माहौल जो है वो उनके गांव में देखने को मिल रहा है। जी, तो भारती बता रही है कि जश्न का माहौल है पुष्कर सिंह धामी के गांव में, लेकिन चुनौती बड़ी है, संगठन के तौर पर भी चुनौती बड़ी है। और बतौर मुख्यमंत्री जब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है उसको लेकर भी कई चुनौतियां हैं, उस पर भी हम भारती सकलानी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता तरुण चुग ने क्या कहा। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर फैसला किया है, स्वागत योग्य है। और एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता इस काम में लगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को हम अच्छा से अच्छा डिलीवर करने में कामयाब होंगे। देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पर्यवेक्षक के रूप में आज हमारे विधानमंडल दल में आए
और विधानमंडल दल की प्रक्रिया में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उस सारी प्रक्रिया को आदरणीय तोमर साहब आपके सामने बताएंगे। भारतीय अभी तरुण चुग कह रहे थे कि अच्छा फैसला हुआ है और हम जनता को बेहतर डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन ये फैसला जनता को डिलीवर करने के लिए हुआ है क्योंकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है पुष्कर सिंह धामी के सामने, या फिर उनके चेहरे पर आगे चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर ये बदलाव? बिल्कुल, ये जो बात आप कह रही हैं कि चेहरा, युवा चेहरा, और इस तरीके का मैसेज जो है वो बीजेपी अब यहाँ पर नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप समझिए जब आप मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं अपने 4 साल के कार्यकाल के अंतर्गत ही, तो जनता के बीच में एक मैसेज जो है वो गलत जाता है। और यही एक वजह है कि अब किसी भी तरीके से बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल को यहाँ पर करना चाहेगी। कुमाऊं का वोट बैंक भी उनको साधना है। तो तमाम पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिन पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं जिस वजह से बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि 2022 के लिए जब वो जनता के बीच में जाए तो उनकी छीछा लेदर यहाँ पर हो। और ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर कारण या एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनको युवा भी यहाँ पर देखना था, ये भी देखना था कि कौन ऐसा है जिसने काम यहाँ पर किया हुआ हो, कौन प्रदेश की नब्ज टटोलता है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो इन तमाम पैरामीटर्स पर फिट बैठते थे और यही एक बड़ी वजह रही है कि आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया यहाँ। भारतीय, लेकिन अब संगठन के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, और साथ ही बतौर मुख्यमंत्री भी? देखिए, संगठन के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी में अगर हम कहें तो बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं और उन सीनियर लीडर्स को किनारा करते हुए यहाँ पर एकदम फ्रेश चेहरे को ये कहा जा सकता है कि उनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, उन पर यहाँ पर भरोसा जताया गया है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा सकती है कि उनको अब सबको साथ लेकर यहाँ पर चलना है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यहाँ पर हो रही है। क्योंकि कई ऐसे हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं, कि जो कांग्रेस छोड़कर जो बागी थे वो बीजेपी में यहाँ पर आए थे, उनको किस तरीके से साथ यहाँ पर लेकर चला जाए। इसके अलावा नई कैबिनेट में जो शामिल हुए थे, चाहे हम बात कर ले गणेश जोशी की या फिर हम यतीश्वरानंद की बात कर लें, विष्णु सिंह चौहान की बात कर लें, ये वो चेहरे हैं जो कि अभी अभी जिनको दर्जा मिला है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का या राज्य मंत्री का इस कैबिनेट में, तीरथ कैबिनेट में। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखना है। और ये लौट रही आपके पास। इस बीच विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बनेंगे। तो फिलहाल राजभवन में ही मौजूद है, राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। कल का समय मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। 5 बजे शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। 5 से 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है उनके लिए। और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, बड़ी चुनौती है उनके सामने, बड़ी चुनौती संगठन को लेकर भी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने जब मीडिया से बात की, वो कह रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। भारतीय हमारे साथ लगातार बनी हुई है। भारतीय, लेकिन मुझे ये बताइए, सीनियर लीडर्स कैसे पचा पाएंगे इसको? सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, वो तो कांग्रेस छोड़कर लौटे थे, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं उनकी भी थी, बार बार उनको दरकिनार कर दिया गया। और अब पुष्कर सिंह धामी, जबकि युवा चेहरे हैं वो, तो फिर कैसे जो सीनियर लीडर से पचा पाएंगे इसको? देखिए, सीनियर लीडर्स में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि आप देखिए नाम भी उनके चल रहे थे। चाहे हम सतपाल महाराज की बात कर लें, हर बार उनका नाम यहाँ पर सामने आता है, वो सीएम की रेस में आगे होते हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। जब वही हरक सिंह रावत के साथ है, बिल्कुल वही हरक सिंह रावत के साथ यहाँ पर बात है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं लालसा रही है। आप लगाइए, आप चुनाव में जाते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद अगर आपको जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी जरूर रहती है। हालांकि जब उनसे बात करने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो संगठन का फैसला होगा या जो आला कमान का फैसला होगा उसके साथ ही हमें चलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि अगर आप अपने सीनियर लीडर्स को यहाँ पर नाखुश कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है या फिर एकदम से नया चेहरा उनके सामने ले लिया जाता है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए। जो नए सीएम अब बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, उनको किस तरीके से वो मैनेज करके चलते हैं, किस तरीके से पार्टी को एक साथ लेकर चलते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। शुक्रिया भारती, ये तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी विधायक दल के नेता चुने गए। अब से थोड़ी देर पहले जब विधायक दल की बैठक हुई तो पुष्कर सिंह धामी को चुन लिया गया उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। राज्यपाल से फिलहाल मुलाकात
चल रही है। बेबी रानी मौर्य के पास पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और कल उनका शपथ ग्रहण होगा। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, 5 से 6 के बीच में वो शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। लेकिन कैबिनेट में क्या बदलाव होगा, इसको लेकर भी देखना होगा। और बड़ी चुनौती है उनके सामने, संगठन को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने, इसलिए क्योंकि युवा चेहरा है और ऐसे में सीनियर लीडर्स इसको कैसे पचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। और चुनौती है कि चुनाव में उनके चेहरे पर, क्योंकि चुनाव लड़ा जाएगा तो बेहतर प्रदर्शन भी हो पार्टी की तरफ से। और इस वक्त दीपांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आप कहां मौजूद हैं और जरा बताइए वहां पर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? फिलहाल जो अपडेट है, पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे, एक शिष्टाचार भेंट है और अब समय मांगा गया है कि शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से। तो कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी और 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो अब इंतजार रहेगा कल रविवार की शाम 5 बजे का, जब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। अब इसमें देखना होगा कि क्या बाकी मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेते हैं, कैबिनेट का विस्तार कल ही होता है या फिर सिर्फ अकेले पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेते हैं। इसके लिए फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपांकर, लेकिन आप तो पहले बता रहे थे कि राजभवन में पूरी तैयारी है और आज ही शपथ ग्रहण होगा, फिर अब जो टाइम है वो कल का दिया गया, कोई खास वजह क्या इसके पीछे? बिल्कुल, इस तरह की तैयारियां थी कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन बाद में बीजेपी के संगठन के कुछ और चर्चाओं की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया है और कल शाम 5 बजे, रविवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो अब वहां पर जो तैयारियां थी फिलहाल अभी वो चलती रहेंगी, क्योंकि जो मंच स्टेज जो कल के लिए तैयार होना है वो फिलहाल यहाँ पर काम चलता रहेगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शाम 5 बजे। दीपांकर, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कुछ फेरबदल हो, कुछ बदलाव हो और उसको लेकर डिस्कशन होना हो? क्या ये भी आपको एक वजह लगती है कल का वक्त दिया गया? हाँ, बिल्कुल एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में मंत्रियों के 3 पद खाली रहे। यहाँ पर 11+1 का फॉर्मूला, यानी 11 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर 12 लोगों का पूरा मंत्रिमंडल होता है, 12 नेताओं का पूरा मंत्रिमंडल होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में 3 पद यहाँ पर कभी नहीं भरे गए। एक प्रकाश पंत जी की जो डेथ हुई थी, जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर थे जून 2019 में, वो पोस्ट 2 साल तक खाली चलती रही। और अब जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पर खाली नहीं छोड़ी, उन्होंने 11 के 11 मंत्री बनाए। तो अब ये देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी का जो मंत्रिमंडल होगा, क्या उसमें कोई फेस ड्रॉप होगा और क्या उसमें कोई नया चेहरा जुड़ेगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी चेहरे के बदलाव की बहुत बड़ी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे एक नया विवाद पार्टी के अंदर खड़ा हो सकता है, नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 45 साल की सिर्फ उम्र है पुष्कर सिंह धामी की और बाकी नेताओं उनसे उम्र में बहुत ज्यादा है। तो अब जो मंत्रिमंडल होगा उसमें मुख्यमंत्री उम्र में सबसे छोटे होंगे और जो बाकी मंत्री होंगे वो अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से काफी सीनियर होंगे। तो अब जो सीनियर मंत्री हैं उनको जूनियर उम्र में कहें तो मुख्यमंत्री की बात माननी होगी प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसलिए अब जो तालमेल है वो बहुत जरूरी होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए इसीलिए दीपांकर मैं पूछ रही हूँ, 56 विधायकों को साथ लेकर चलना और उसमें सीनियर्स भी हैं और साथ ही संगठन को भी मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव में उतरना है, कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। आप देखेंगे तो बिशन सिंह चुफाल, जिनका नाम लगातार दौड़ में था, 5 बार के विधायक, डीडी हाट से, उसी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से जहां से पुष्कर सिंह धामी ताल्लुक रखते हैं, हालांकि राजनीति उधम सिंह नगर की करते हैं। बंशीधर भगत जो कालाढूंगी से विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं 2-3 सरकारों में, वो उनकी बात कर ले, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ले, ये सभी लोग विधायक के तौर पर अब अंडर होंगे पुष्कर सिंह धामी के। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे पुष्कर सिंह धामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात यह कि मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माना यह जा रहा है कि मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी ट्यूनिंग है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं। ठीक है दीपांकर, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल राजभवन में ही मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि वहां से निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि कल शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का और 5 से 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तमाम तैयारियां हालांकि हो चुकी है, जो 1-2 तैयारी बाकी है उसको भी किया जा रहा है। तो कल शपथ ग्रहण होगा पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होने के बाद खटीमा में जश्न का माहौल देखा गया, वहीं उनके परिवार में भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, आतिशबाजी के साथ, पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ
झूमते थिरकते उनके ये समर्थक, ये उनके घर की, उनके गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, उनके नाम पर मोहर लगी, तभी से लगातार जो उनके समर्थक हैं वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न का माहौल है उनमें, उनके घर में भी जश्न का माहौल है। और इस सब के बीच देखिए किस तरीके से नाच गाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर ये झूमते थिरकते उनके समर्थक। इंतजार था इसी पल का, और इस सब के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे, कल लेंगे शपथ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो भी देखना चाहती थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी की आँच आ रही है। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए होगा तो कुछ करेगा। बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं, आज भगवान ने सुन ली, बन गया, बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे JP नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया। और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। कितनी खुशी हो रही है बेटा? पापा बहुत। आप कौन है उनके? बेटा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। अच्छा, और कितने भाई हैं आपके? एक भाई हैं। तो घर में खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब मैं नेता बनूंगा। क्या लग रहा है? अच्छा, पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। IAS ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 65 सीट पर बीजेपी का कब्जा। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त 65 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अन्य की जीत हुई है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक बीजेपी का ज्यादातर सीटों पर कब्जा रहा है। 65 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की आरती रावत लखनऊ पंचायत अध्यक्ष बनी है। तो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनावों के नतीजे घोषित हो गए। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 65 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 4 सीटें अन्य के खातों में गई हैं। कन्नौज की जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की प्रिया शाक्या ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा आपको बता दें, महराजगंज सीट पर भी बीजेपी के रविकांत पटेल ने जीत दर्ज की। इसके अलावा रायबरेली जिला पंचायत सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया है। रंजना चौधरी यहां से जीती हैं। कानपुर की जिला पंचायत सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। अयोध्या और हरदोई में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे और बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यूपी जिला पंचायत की 53 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि 22 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 65 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, जीत के मायने क्या बीजेपी के लिए? अजीत। देखिए, बिल्कुल गायत्री, 65 सीटों पर जीत के मायने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। 2022 का विधानसभा चुनाव आना और बीजेपी यही मैसेज देना चाहती थी कि उसका जनाधार अब उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ, क्योंकि संघ से लेकर संगठन तक ने यह साफ कर दिया था कि 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम और उनके काम पर लड़ा जाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। अगर आप 2-4 सीटों को छोड़ दे, आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव खुद सांसद है, या इटावा जो उनका गढ़ माना जाता है, बलिया जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से राम गोविंद चौधरी आते हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, और 2 सीटें और यानी 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। प्रतापगढ़ की सीट राजा भैया जो रघुराज प्रताप सिंह उनका दबदबा है, उन्होंने अपने दल को जिता लिया है। इसके अलावा रायबरेली में तो मेरे ख्याल अजीत कहीं ना कहीं मुश्किल थी, वहां से भी बीजेपी ने शायद जीत दर्ज की है।
देखिए बिल्कुल रायबरेली की सीट भी बीजेपी जीती क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। जिस तरह आजमगढ़, बलिया और इटावा सपा का गढ़ माना जाता है, उसी तरह रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जो अपने आप में ऐतिहासिक जीत हुई है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वहां पहले सपा का कैंडिडेट था। तो इस तरह अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें, पूरे नैरेटिव को देखें, तो जो बीजेपी चाहती थी उसको उसने करके दिखा दिया। और योगी आदित्यनाथ ने पहले भी ये कहा था, न्यूज 18 से जब वो बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता ग्राम प्रधानी के सदस्य से लेकर और मेयर तक का चुनाव लड़ेंगे। और ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं जब वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो रिजल्ट आया, हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं, जो हमारे पास सब खबरें आई हैं अब तक, उसमें 75 में से 65 सीटों पर बीजेपी काबिज है, 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 पे अन्य, यानी 75 सीटों का परिणाम लगभग आ चुका। और ये बीजेपी के लिए एक अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए एक अच्छा परिणाम है, क्योंकि थोड़ी देर में अभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, इसको लेकर मीडिया से बात करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसके बयान, इस संदर्भ में उनका भी बयान आएगा, क्योंकि ये बीजेपी इस मकसद में गायत्री कम से कम कामयाब हुई है कि 2022 को लेकर जिस तरह अखिलेश यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि उनके जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा जीते हैं, तो हम सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे, लगातार सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया, उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने, जो बीजेपी का संगठन है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो टारगेट दिया था 60+ का, वो 65 सीटें जीतकर उन्होंने पूरा किया। और अब इसका मैसेज 2022 में जीत देने में कामयाब हो गए। आपके पास लौट रहे जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए आपको बताते हैं। ट्वीट करते हुए उनकी तरफ से इस जीत पर खुशी जाहिर की गई। उन्होंने लिखा, यूपी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में विजयी सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके अलावा आगे उन्होंने लिखा, सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। कहो दिल से 2022 में बीजेपी फिर से। तो ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। जीत पर खुशी जाहिर की गई है और उन्होंने अंत में लिखा, कहो दिल से 2022 में बीजेपी फिर से। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, छोटे चुनाव लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है और अब 65 सीटों पर जीत। छोटे चुनाव का कितना बड़ा मैसेज 2022 में बड़े चुनाव के लिए? देखिए बिल्कुल एक अपडेट है गायत्री, आपको इस वक्त बता दूं, जो न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया जो दर्शक देख रहे हैं कि 65 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 67 हो गया है। 2 सीट अपना दल ने जीता है। तो ये जो उनके सहयोगी दल हैं वो अगर मिला ले तो 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। तो 75 में अगर आप 67 सीटें जीतते हैं तो एक बड़ा मायने। और छोटे छोटे दल, आप चाहे देखिए निषाद पार्टी की बात करिए, प्रिया पटेल की बात करिए, जब शुरू में चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर इनके साथ थे। तो छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी का जो टारगेट होता है कि छोटे छोटे वोट बैंक को अपने साथ रखें, और यही 2014 में उन्होंने किया था, 2017 में किया था और 2019 में किया था, जिसका परिणाम सबके सामने बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है। यही बात उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के संगठन के लोग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, लगातार कहते रहे कि हम अपने वोट बैंक को साधते हैं और गरीबों के घर तक जाते हैं, हर जगह पहुंचेंगे। उनका एक बड़ा टारगेट है और कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में 67 सीटों पर चुनाव जीतकर अपने सहयोगी दलों के साथ जौनपुर की सीट, जहां पर बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जीती हैं, वो अपना दल के खाते में सीट गई थी। हालांकि चुनाव वो जरूर निर्दलीय तौर पर लड़ी थी, लेकिन अपना दल ने उनको समर्थन कर दिया। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि वो अपना दल की प्रत्याशी। तो 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की 75 में से। तो इसके बड़े मायने होंगे और इसके मायने आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे, जब बीजेपी के सारे बड़े स्टार प्रचारक मंचों पर होंगे, रैलियों में होंगे, तो इस बात का जिक्र वो करेंगे कि हमने किस तरह ये चुनाव जीता है। गायत्री, शुक्रिया अजीत, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अजीत बता रहे हैं कि बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 65 सीटों पर जीत दर्ज की और 2 अपना दल, जो कि बीजेपी की सहयोगी दल है, 2 सीटें अपना दल के खाते में गई हैं। छोटे चुनाव भले ही रहे लेकिन पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने लड़े और साथ ही इसको लेकर अब 2022 की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से। और इस बीच एक बड़ी खबर पटना से मिल रही है। दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार मोहम्मद सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कफील को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया, जबकि सलीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की यह जानकारी है कि एक दिन पहले ही यूपी के शामली से सलीम और कफील को गिरफ्तार किया गया था। कोरोना टेस्ट होने के बाद दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जांच में यह पता चला है कि ये दोनों ही दरभंगा धमाके के मुख्य साजिशकर्ता थे। तो सलीम और कफील की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की अहम खबर पटना से, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला, गिरफ्तार मोहम्मद सलीम अहमद
और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कफील को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जबकि सलीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार सलीम और कफील को लेकर एनआईए की टीम अभी पटना पहुंची है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट से निकलते हुए साफ तौर पर एनआईए यह मान रही है कि यही दोनों मास्टरमाइंड है जिन्होंने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की साजिश रची थी और अभी इनको पटना एयरपोर्ट से एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एटीएस की टीम साथ में मौजूद है। सीआईएसएफ के जवान अभी इनको बाहर निकाल रहे हैं दोनों को, और यही दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की साजिश रची थी। और साथ ही एनआईए जांच में यह पता चला है कि सलीम के पास पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सलीम और कफील दोनों को अभी एटीएस की टीम और एनआईए की टीम लेकर वापस जा रही है। अभी इनको यहां से बेउर जेल ले जाया जाएगा, जहां पर कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद फिर कफील को एनआईए अपने गिरफ्त में ले लेगी, अपने साथ लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि कफील को 6 दिन का रिमांड मिला है। तो वहीं जो सलीम है उनकी तबीयत खराब है और इस वजह से उनका रिमांड नहीं मिल पाया है। अब जब रिमांड आगे जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और फिर एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी एनआईए कोर्ट में, जिसके बाद उनको भी रिमांड पर लिया जाएगा। तो अब कुल 3 लोगों को रिमांड मिल चुका है दरभंगा ब्लास्ट मामले में। और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। भारी सुरक्षा के बीच अभी पटना के एनआईए कोर्ट में इन दोनों को लाया गया था यहाँ पर पेशी के लिए, और उसके बाद अभी सुनवाई के दौरान जज ने कफील को 6 दिन का रिमांड दिया है। तो वहीं सलीम जो बीमार थे इसकी वजह से उनका रिमांड नहीं मिल पाया है, और आगे जब इनका रिमांड खत्म होने लगेगा, वक्त जब खत्म होने लगेगा, तो हो सकता है कि एनआईए की टीम एक बार फिर यहां पर पहुंचेगी रिमांड की तारीख और बढ़ाने के लिए। चंद्रमोहन, अब इन दोनों को कहां ले जाया जाएगा, कहां इनसे पूछताछ होगी? इमरान नासिर के बाद इन दोनों की अब रिमांड, हालांकि आप बता रहे कि सलीम को जो सलीम है उसकी रिमांड नहीं मिली है, लेकिन इस सबके बीच इन दोनों से पूछताछ अब कितनी अहम होने वाली है? इमरान और नासिर जो हैं, जो जिनको कल यहां पर लाया गया था एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए, उनको आज एनआईए ने रिमांड पर ले लिया है और सुबह से उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। तो वहीं सलीम जो है उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनका रिमांड नहीं मिल पाया है, और कफील जो है वो अभी कागजी प्रक्रिया के लिए उनको बेउर जेल जो यहाँ का केंद्रीय कारा है वहाँ पर ले जाया जाएगा, और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर उनको भी एनआईए रिमांड पर लेगी। लेकिन सलीम जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं वो अभी जो है कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। तो एनआईए अब वक्त का इंतजार कर रही है, जब उसका तबीयत ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर एनआईए यहाँ पर पहुँचेगी और उनके रिमांड के लिए प्रे करेगी। तो अभी सलीम की तबीयत खराब होने की वजह से उनको रिमांड पर नहीं लिया जा चुका। तो सलीम को कहां ले जाया जाएगा? चंद्रमोहन, आप बता रहे हैं कि सलीम की तबीयत खराब है और मास्टरमाइंड सलीम ही है, ऐसे में सलीम को कहां ले जाया जाएगा? बिल्कुल, अभी उनको यहाँ से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, और जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद एनआईए की टीम रिमांड पर उसको लेगी। लेकिन यह माना जा रहा है कि वो जब रिमांड पर आएगा तो कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं, कई अहम सबूत सामने आ सकते हैं जो इसमें अभी भी छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस शख्स की भी तलाश अभी हो रही है, उस शख्स की भी तलाश एनआईए कर रही है जो दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट के दिन वहां पर कैमरे में देखा गया था, जो लगातार 12 मिनट तक फोन पर बात कर रहा था। शुक्रिया चंद्रमोहन, शुक्रिया। कफील को 6 दिन की रिमांड, सलीम को न्यायिक हिरासत क्योंकि तबियत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर रिमांड एनआईए की तरफ से मांगी जाएगी। दोनों से होगी पूछताछ।